जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, उन्हें आप एसिड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कई बार इसे ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। हेलो बच्चा, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट सेकंड चैप्टर का, जो इसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। और ये आपको पता है ये वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को पता है ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो आज के इस वन शॉट में हम इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास में एसिड। एसिड को आप डिफाइन कैसे करते हैं? इनिशियली एसिड को डिफाइन कैसे किया गया था? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, वो शब्द वो सब्सटेंस जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, उन्हें आप एसिड कहते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इनके जलीय लवण लेंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, जलीय लवण नहीं एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, जलीय विलयन लेंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, यानी कि हमारे पास में एसिड जो है, अम्ल जो है, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सिट्रस फल यानी कि जितने भी आपके खट्टे फल हैं उसमें अधिकतर आपके पास में एसिड होते हैं। उसके बाद में कुछ धातुओं के साथ अम्ल, कुछ धातुओं के साथ, सारी धातु नहीं लिखा है, आपने लिखा है कुछ धातुओं के साथ में रिएक्ट विद स्पेसिफिक मेटल, स्पेसिफिक मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी कि अम्लों की कुछ स्पेसिफिक मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये आपने किया है, इसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद में आता है लवण यानी कि एसिड। एसिड क्या करते हैं? एसिड, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? एसिड ABR, एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे अगर मैं हिंदी में लिखूं तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अब इसे याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है ABR, यानी कि एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं। ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ABR। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप अम्लों में आप जानते हैं, ये आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद में दूसरा आता है क्षार। क्षार क्या होते हैं? क्षार टेस्ट में या बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं और टच करने पर स्लिपरी इन नेचर होते हैं। जैसे कि आपने साबुन को, जब आप साबुन यूज करते हैं तो साबुन आपकी स्लिपरी इन नेचर होती है, तो वो क्षारीय प्रकृति की या फिर बेसिक प्रॉपर्टी की होती है। यानी कि सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, खाने में कड़वे होते हैं और फील करने पर सोपी टच वाले होते हैं, वो आपके क्षारीय नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं। और बेस को आप कैसे याद करेंगे? बेस को याद करने का तरीका है BRB, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेस आपके क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है बच्चा, ये आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, तो ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस क्या होते हैं। यानी कि अगर मैं आंख बंद करके आपसे रिवाइज करने के लिए कहूं तो एसिड क्या है? एसिड टेस्ट में खट्टे हैं, बेस टेस्ट में कड़वे हैं और बेस सोपी टच वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एसिड क्या करते हैं? ABR और BRB, बेस क्या करते हैं? BRB। तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ये आपके आंख बंद करते हैं, आपके दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए। यानी कि एसिड ABR और बेस BRB, एसिड आपके खट्टे हैं और बेस आपके कड़वे हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप सबको पता होंगी। इसके बाद में आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं, कुछ एसिड कुछ धातुओं के साथ, कुछ एसिड ऐसे नहीं होते, एसिड कुछ धातुओं के साथ रिएक्शन करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पे लिखें तो अगर मैं यहां इसे हिंदी में लिखूंगी तो अम्ल आपकी कुछ धातु के साथ रिएक्शन करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है बच्चा, तो लवण आपकी कुछ धातुओं के साथ रिएक्शन, जो एसिड हैं वो कुछ धातुओं के साथ रिएक्शन करके, अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूं कुछ, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया था। जैसे कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट आपका शॉर्ट है, उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन रिएक्शन। एकल विस्थापन रिएक्शन में क्या होता है कि वो धातु जो हाइड्रोजन से, या फिर वो मोर रिएक्टिव धातु, अधिक प्रतिक्रियाशाली धातु अपने से कम प्रतिक्रियाशाली धातु को
डिस्प्लेस या विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर पाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर पाएगा, वो धातुएं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि अधिक प्रतिक्रिया जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है। मैंने वहां पे आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। तो वो धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी, विस्थापित कर पाएंगी, और वो धातु जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है वो डिस्प्लेस या विस्थापित नहीं कर पाएंगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लूं, मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये आपके पास में जिंक रिबन है, जिंक है, और ये मेरे पास में डाइल्यूट HCl है। तो अगर मैं डाइल्यूट HCl यहां पे लूं, डाइल्यूट HCl, और इसकी रिएक्शन जिंक के साथ में कराऊं, तो मुझे जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब हमेशा मैंने बोला है रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 क्लोरीन है, तो यहां पे आप इसे 2 से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास में रिएक्शन आ गई है। अब इस केस में लवण क्या है, अब अधिकतर बच्चे क्या समझते हैं, लवण या सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो इसको कि हम खाने में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में लवण वो सॉल्ट नहीं है, लवण आपके होते हैं जिसमें आपके पास में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, धनायन और ऋणायन प्रेजेंट होते हैं, उसे आप लवण कहते हैं। यानी कि वो धातु जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और आपके पास में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी रिएक्शन को कॉपर के साथ लिखूं, यानी कि अगर मैं ले लूं डाइल्यूट HCl प्लस कॉपर, तो यहां पे आपके पास में कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो दोनों चैप्टर कनेक्टेड हो गए। वहां पे आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पे आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट का यूज भी कर लिया, एसिड के साथ में किया, वहां पे आपने टाइप ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा था, यहाँ पे आपने अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हुए पढ़ा। अब हमने जो हेडिंग डाली है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, बेस की भी डाली है। तो कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो धातुओं से रिएक्शन करते हैं। अब पहले मैं इस रिएक्शन की ही बात कर लूं, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूं। जब मैं जिंक की HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ पे एक गैस निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में जो गैस निकल रही है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और यहाँ पे अगर आप जलती हुई तिल्ली लेके आओगे, यानी कि ये देखो, बहुत सुंदर डायग्राम तो मेरा नहीं बन रहा है, बट मैं बना देती हूँ तब भी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आओगे, तो माचिस की तिल्ली पॉपिंग साउंड के साथ, पॉप 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 भप भप, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं भप, देखा होगा आपने कई बार बड़ी तेजी से, जैसे कि आप मिट्टी के तेल में अगर आपने लकड़ियां जला रहे हो और वहां पे मिट्टी का तेल थोड़ा सा डाल दिया तो एकदम भक से करके आवाज आती है ना, सेम वही चीज है कि जहां यहाँ पे जो गैस निकल रही है, अगर आप उसके पास में जलती हुई तिल्ली लेके आओगे तो वो पॉपिंग साउंड के साथ में, पॉपिंग साउंड यानी कि भक 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 साउंड के साथ में जलने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन उसको फेवर करती है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में ज्वलनशीलता और बढ़ जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास में जो गैस निकलती है, उस गैस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जलती हुई तिल्ली पास में लाते हैं और जलती हुई तिल्ली और भी तेजी से पॉपिंग साउंड या भक भक साउंड के साथ में जलने लगती है। तो कंफर्मेशन हो गया कि आपके पास में हाइड्रोजन गैस निकली है। अब दूसरा आपके पास में आता है, अगर आप बेस की रिएक्शन कराओगे मेटल के साथ में, यानी कि अब मैंने एसिड ले लिया, अब मैं बेस लेती हूं, यानी कि अगर मैं NaOH ले लूं, पेन बदल लेते हैं जरा, तो अगर मैं यहां पे NaOH, ये आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो आपके पास में यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। और यहां पे भी आपके पास में हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट हाइड्रोजन गैस उतनी उससे नहीं निकलती। पर ऐसा नहीं है कि सारे ही धातु क्षार के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, केवल कुछ ही धातु ऐसी हैं जो क्षार के साथ में रिएक्शन करती हैं। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, जो भी रिएक्शन है आपको बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे Na2 है और O2 है और 2 हाइड्रोजन है, अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। देख लो, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से, पर कुछ ही करते हैं, कुछ ही धातु क्षार के साथ में अभिक्रिया करती हैं। तो ये पहला पॉइंट आपके पास में आ गया, जहां पे आपने डिस्कस किया कि एसिड और बेस की धातु के साथ में रिएक्शन होने पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि कौन से एसिड ऐसे होते हैं जो बेस के साथ में रिएक्शन, कौन से एसिड ऐसे हैं जो धातु के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं और कौन से बेस ऐसे हैं जो धातु के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है
सेकेंड, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सबसे पहली बात अगर मैं कहूं धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट ये धातु का कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कई बार इसे ही हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट दोनों एक ही बात है। तो जब आप रिएक्शन के मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन, मतलब जब धातु के कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप अम्ल के साथ में कराते हैं, तो जरा देखते हैं क्या होता है। तो जब आप इसकी एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कॉमन रिएक्शन क्या है आपके पास में, धातु का जो कार्बोनेट है, यानी कि ये आपके पास में, इसको और थोड़ा सा, यस, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट, मुझे तो बाई कार्बोनेट के नाम से याद है, आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप अम्ल के साथ कराते हैं तो आपके पास में लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी, या फिर आप इसे H2O लिख सकते हैं। यानी कि जब भी आप धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो रिएक्शन कराने पर आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराऊं तो मुझे सोडियम क्लोराइड मिलेगा। एक्वस का मतलब है ये इसमें घुलनशील है, डिसॉल्व है, और यहाँ पे H2O मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। अब आपको ये CO2 गैस की कंफर्मेशन करनी है कि यहां से जो गैस निकले, देख रहे हो बबल्स निकल रहे हैं, ये बहुत तेजी से बबल्स निकलते हैं। तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं, इन बबल्स को कंफर्म करने के लिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप इस गैस को लाइम वाटर में पास आउट करा सकते हो। चूने का पानी, लाइम वाटर का मतलब है हिंदी में हम इसे बोलते हैं चूने का पानी, या बुझा हुआ चूना भी इसी को बोलते हैं। तो जब आप इस गैस को, यहां से जो गैस निकली है आपकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, अगर आप इसको लाइम वाटर में या चूने के पानी में पास आउट कराते हैं तो आपका जो चूने का पानी है वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट टाइप का बन जाता है। प्रेसिपिटेट नहीं होता, अधिकतर वो उसमें घुलनशील होता है। तो वो जो आपका कैल्शियम का, जो आपके पास में चूने का पानी था जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, वो दूधिया हो जाता है। तो कंफर्मेशन हो जाता है कि जो आपके पास में गैस निकल रही है वो गैस आपके पास में CO2 गैस है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे यहां पे लिखने वाली हूं हॉट। हॉट का मतलब, या फिर अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूं तो इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनके आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपके एग्जाम में। अब आपने क्या किया, जो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जो आपका चूने का पानी मिल्की हो गया था या दूधिया हो गया था, अगर आप ज्यादा टाइम तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट कराते रहें तो जो उसका दूधियापन है या जो उसका मिल्कीपन है वो खत्म हो जाता है। वो खत्म क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास में बन गया था, H2O ऑलरेडी प्रेजेंट था। जब आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे पास कराई, ज्यादा CO2 गैस पास आउट कराई, तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। ये आपका पानी में घुलनशील होता है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो आप गैस पास आउट करा रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसके अलावा कोई दूसरी गैस तो नहीं है। यानी कि अभी तक आपने क्या किया, अभी तक हमने दो चीजें करी। पहले हमने अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ में करी, तो जब हम एसिड की रिएक्शन धातु के साथ में कराते हैं, सारी धातुएं रिएक्शन नहीं करती हैं, केवल वही धातुएं रिएक्शन करती हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को जाके चेक करो कि वो धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, तो वहां पे आपको सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो क्षार के साथ में रिएक्शन करती हैं, जैसे मैंने NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ कराई तो आपको सोडियम जिंकेट बनता है। ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन, अच्छा पहली रिएक्शन में कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगर आप जलती हुई गैस लाते हैं तो वो पॉपिंग साउंड के साथ में, भक भक साउंड के साथ में, भक भक जैसे आवाज आती है, आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल बता दिया, उसके साथ में जलती है। दूसरी चीज, अगर आप मेटल के, धातु के कार्बोनेट या धातु के बाई कार्बोनेट लेते हैं और उनकी रिएक्शन आप अम्ल के साथ कराते हैं तो आपको सॉल्ट यानी कि लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है।
अब कंफर्मेशन, आपकी जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो अगर आप उस गैस को चूने के पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप इसे स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं या फिर बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं, या बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो जब आप उसमें पास कराते हैं तो वो जो चूने का पानी है वो आपका मिल्की हो जाता है। मिल्की होने का मतलब है कि जो कैल्शियम, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसने CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है, तो वो आपका व्हाइट कलर दे देगा, सफेद रंग दे देगा। अब अगर आप ज्यादा देर तक CO2 गैस पास आउट कराते रहेंगे तो जो आपका चूने का पानी मिल्की हुआ था वो अब व्हाइट, वो दोबारा चेंज हो जाएगा ट्रांसपेरेंट में, वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। रीजन, जब आप ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट कराते रहते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की प्रेजेंस में CO2 की रिएक्शन होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुलनशील होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो हम ये दो चीजें कर चुके हैं। ये अब देखो, मैंने हर उसके लिए बोला है, चाहे आप 10th के बच्चे हो, चाहे 11th के बच्चे हो, चाहे 12th के बच्चे हो, हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स बना लो, उनको स्टिकी नोट पे लेके हर चैप्टर की शुरू में लगा दो, ताकि जैसे ही आपका चैप्टर आप खोलो तो आपको वैसे ही सब कुछ बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाए। अब आते हैं थर्ड चीज पे, थर्ड रिएक्शन। थर्ड हमारे पास में क्या है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की ही रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि अब हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन आपस में करा रहे हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन जब आपस में होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी कि जब भी कभी आप अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ कराएंगे तो आपके पास में लवण प्लस पानी और हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और इस रिएक्शन को ही आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यही रिएक्शन आपके पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब भी आप अम्ल और क्षार की रिएक्शन आपस में कराएंगे तो आपके पास में सॉल्ट यानी कि लवण और पानी बनेगा, और इस रिएक्शन में हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अगर आप जिस बर्नर में, जिस भी कंटेनर में आप इसको करा रहे हैं, माना आप बीकर में करा रहे हैं, तो अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, यानी कि क्योंकि ये आपकी कैसी रिएक्शन है, इसमें से हीट निकल रही है। और जिस भी रिएक्शन में से हीट निकलती है उस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, या फिर इसे हम हिंदी में ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का बन सकता है। यानी कि जब भी आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, लवण पानी प्लस हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसी रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण कहते हैं, और यही रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर आप HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ, यानी कि ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इनकी रिएक्शन करके NaCl बना। अब तो आप यहाँ पे कहोगे लवण ही है, ये तो सॉल्ट ही है। बेटा है तो लवण, सॉल्ट ही है, खाने वाला सॉल्ट, NaCl बन रहा है तो खाने वाला सॉल्ट ही है। बट दोबारा बता रही हूँ, केमिस्ट्री में जो सॉल्ट है या लवण है उसमें कैटायन और एनायन से मतलब होता है। अगर आप MgCl2 बोल रहे हैं वो भी सॉल्ट है, अगर आप कैल्शियम क्लोराइड बोल रहे हैं वो भी सॉल्ट है, NaCl बोल रहे हैं वो भी सॉल्ट है। तो यहाँ पे आपके पास में NaCl प्लस H2O बनता है और हीट निकलती है। इसी तरीके से अगर आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, यानी कि आप मेटल का ऑक्साइड ले लो और उसकी रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करा दोगे, तब भी आपके पास में सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जैसे कि ये जो मैंने पिक्चर ली हुई है, यहाँ पे मेरे पास में कॉपर ऑक्साइड था जो कि ब्लैक कलर का था। इस कॉपर ऑक्साइड में अगर मैं डाइल्यूट HCl डाल दूं तो मेरे पास में यहाँ पे ये नहीं, इसमें आपने डाइल्यूट HCl नहीं डाला, इसमें आपने डाला डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे आपने लिया H2SO4। तो जब आपने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन करा के आपके पास में यहाँ पे बना कॉपर सल्फेट प्लस H2O। रिएक्शन लिख देती हूं मैं पूरी की पूरी यहाँ पे।
कॉपर ऑक्साइड लिया, ये ब्लैक कलर का था, इसका जो सॉल्यूशन लिया उसके अंदर हमने H2SO4 डाला, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला वो कॉपर सल्फेट प्लस H2O मिला। और कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लाइट ब्लू कलर का होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप ये पढ़ चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रही हूं। कॉपर सल्फेट, ये जो आपके पास में सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का है, जो कि लाइट ब्लू यानी कि हल्के नीले रंग का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है, हल्के ब्लू कलर का होता है। इसीलिए मैंने ये पिक्चर ली है ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एसिड की रिएक्शन कराई, किसके साथ में, धातु के साथ में। बेस की रिएक्शन हमने धातु के साथ में कराई। सेकेंड पार्ट में हमने सोडियम मतलब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में कराई। और थर्ड पार्ट में हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा दी। तो इस तरीके से ये वाली जो आपकी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट, ये देखो ये कुछ रिएक्शन भी ले रखी है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रॉपर्टी। एसिड, अगर हम अम्लों की बात करें, उनके गुणों की बात करें, तो वो अम्ल या क्षार के गुणों की बात करते हैं, तो ये इनकी आती हैं प्रॉपर्टीज या फिर गुण। तो अगर आप HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, अगर आप उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे आपके पास में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन H2O के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव बना देंगे और Cl नेगेटिव बना देंगे। अब यहीं पे देखो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, पर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और मैं एग्जाम में अगर आपको बताऊं तो ये जेईई मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम का क्वेश्चन क्या था कि एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ था हाइड्रोजन आयन के ऊपर, उन्होंने पूछा था कि हाइड्रोजन आयन क्या अकेले प्रेजेंट हो सकता है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है? नहीं, हाइड्रोजन आयन हमेशा लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है, गैसियस स्टेट में आपके पास में हाइड्रोजन आयन नहीं होगा। यानी कि ये आपको हमेशा जब आप उसे पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं या किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तभी आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा, वरना हाइड्रोजन आयन गैसियस अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं। NaOH की आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये आपका बेस है। यानी कि यहां पे क्या हुआ, जब आपने अम्ल की रिएक्शन पानी के साथ में कराई तो आपको हाइड्रोजन आयन मिले, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये असल में H2O के साथ में कनेक्ट होके H3O पॉजिटिव बनाते हैं, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये हमारे पास में आएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ऐसे ही जब आप बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपको पास में सोडियम आयन और OH नेगेटिव आएगा। अब ये जो एक्वस आपको दिख रहा है, हिंदी में जलीय बोल दें, यानी कि वो घुलनशील अवस्था में, ये मैंने पहले भी बताया है, दोबारा आपको बता रही हूं, यानी कि ये जो Na+ या OH नेगेटिव होगा ये घुलनशील अवस्था में है, ये अकेले प्रेजेंट नहीं है, ये पानी के साथ घुले हुए हैं। अब क्योंकि आपके पास में जब आपने एसिड और बेस को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो वहां पे आपको आयन मिलते हैं। अम्लों के विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं और क्षारों के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन और सॉल्यूशन ऑफ बेस कंटेन OH आयन। और क्योंकि इनके पास में आयन होते हैं तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ये सेल ले लिया और यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई है, क्यों? क्योंकि आयंस प्रेजेंट है। अगर आपके आयंस प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। समझ आया? तो ये अब आपके पास में इसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब आता है कि अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि जैसे कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, मतलब अगर मेरे पास में कुछ एसिड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और कुछ एसिड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत कम अमाउंट में कर रहे हैं, तो इसे हमें कैसे पता चलेगा ये चीज क्या होती है? या फिर आप और बात करें तो आपको बोलते हैं बहुत प्रबल एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है, ये बहुत ही दुर्बल अम्ल है, या फिर क्षार में भी हम इसी तरीके की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते क्या है। देखो एक चीज बहुत ही सिंपल तरीके से मान लो, स्ट्रॉन्ग का मतलब, अगर आप प्रबल की बात कर रहे हैं तो प्रबल का मतलब पूरा टूट गया, यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरा टूट गया। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि वो एसिड या वो क्षार, वो अम्ल या वो क्षार जो पूरे के पूरे टूट जाते हैं। देखो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, विघटित हो जाते हैं, वो सब मैं बातें बाद में करूंगी, पहले आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। यानी कि वो अम्ल या वो क्षार जो पूरे के पूरे विघटित हो जाते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस ऑल द मॉलिक्यूल्स
बिकम आयंस, सारे के सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस बन जाते हैं। जैसे कि हिंदी में अम्ल और क्षार के घोलों में सभी अणु आयन बन जाते हैं अगर आपका मजबूत है, यानी कि मजबूत का मतलब कि अगर स्ट्रांग है, प्रबल है। मजबूत ना लिख के अगर आप इसको प्रबल क्षार लिखोगे तो वो आपका ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होगी, और यहाँ पे कमजोर ना लिख के आप इसे दुर्बल लिखोगे, ठीक है। ये आपका दुर्बल क्षार है, यानी कि वो अम्ल या वो क्षार, वो एसिड या वो बेस जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं या 100% विघटित हो जाते हैं। जैसे जब आप HCl को पानी में डालते हो, देखो मैं इसमें एक चीज और एक आपको बताती हूं। अगर आप HCl लोगे, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे HCl लिया, इसे मैंने पानी में डिसॉल्व किया, तो मेरे पास में H+ और Cl नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 1 मोलर एसिड लिया था, यहाँ पे मैंने 1 मोलर लिया था। अभी 10th वाले बच्चे थोड़ा सा बस इस तरीके से ध्यान रखना कि मैंने शुरू में कुछ अमाउंट लिया है, तो जब मैंने स्टार्टिंग करी तो ये दोनों 0-0 थे। थोड़ा सा जैसे उसे घोला तो अब ये 0 रह गया, ये 1 मोलर हो गया और ये 1 मोलर हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट हो गया, 100% टूट गया, विघटित हो गया। ये बिल्कुल नहीं बचा, अब HCl नहीं बचा है, अब मेरे पास में आयन बचे हैं, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। पर अगर वो अम्ल और वो क्षार जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल और क्षार कहते हैं या वीक एसिड और बेस कहते हैं। अब आप अपनी डेली लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो एसिड, कुछ एसिड ऐसे हैं जो अपने हम खाने में यूज करते हैं, जैसे विनेगर, एसिटिक एसिड, या फिर जिसे हम हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। ये आ गया आपके पास में विनेगर। विनेगर आपके पास में, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सिरका। तो सिरका क्या है, सिरका बहुत कम डिसोसिएट होता है, बहुत कम विघटित होता है, तो वहां पे आपको बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन और बहुत कम मात्रा में एसिटिक एसिड मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर मैं यहां पे सिरका ले लूं, एसिटिक एसिड, इसका नाम है आपके पास में एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो ये जो एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसको AQ का मतलब मैं उसे पानी में डिसॉल्व कर रही हूं, अगर मैं इसे पानी में घोलूंगी तो मुझे यहाँ पे एसीटेट आयन मिलेंगे और हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। पर अगर मैंने इनिशियली में शुरुआत में मैंने इसके 1 मोलर लिए थे, तो शुरुआत में ये दोनों चीज 0 होंगी। कुछ टाइम के बाद में ये मेरे पास में बचा रह जाएगा, इसमें से कुछ ही मात्रा इसकी विघटित होगी, बाकी जो मात्रा है वो इसमें बची रह जाएगी। तो इसलिए इसे मैं वीक एसिड बोलूंगी, यानी कि ये मेरे पास में दुर्बल अम्ल है, ये मेरे पास में दुर्बल अम्ल है, और ये मेरे पास में प्रबल, यानी कि ये मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये मेरे पास में वीक एसिड है। सेम यही चीज आप क्षार के लिए भी यूज करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। जो 100% डिसोसिएट हो गया, जो 100% टूट गया, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो 100% नहीं टूटा, कुछ ही मात्रा में जिसका विघटन हुआ है या वियोजन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है, वो आपका वीक बेस है। ठीक है, अब आपको स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा, तो हमें बताया है यहां, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन प्रोड्यूस। यानी कि आपके पास में आप उसकी दुर्बलता या प्रबलता या दुर्बलता कैसे पता करोगे, स्ट्रॉन्गनेस और स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, वो आप पता करते हैं कि उसमें से कितने हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं और कितने OH आयन बन रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास में कोई एक ऐसा स्केल जरूर होगा जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो हमारे पास में एसिड और क्षार की ताकत हाइड्रोजन आयन और OH आयन पर डिपेंड करती है। अब इसके लिए हमारे पास में एक पैमाना होता है, इसके लिए हमारे पास में एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता करते हैं। अब इस स्केल को आप क्या बोलते हैं, इस स्केल को आप बोलते हैं pH स्केल, यानी कि एक पैमाना जिससे घोल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए यूज किया जाता है, उसे आप pH स्केल कहते हैं। pH जर्मन वर्ड है जिसे हम पोटॉन्स बोलते हैं, द pH स्टैंड फॉर द पोटेंस, जर्मन वर्ड है।
तो या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच आपके पास में क्या है, पीएच आपको, अगर मैं पूरी प्रॉपर लैंग्वेज में कहूं, वैसे तो आपको इतना डिटेल में नहीं करना है पर तब भी आपको पता होना चाहिए, पीएच हमारे पास में नेगेटिव लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। आपके पास में कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थी, अगर आप उसका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लॉग ले लेते हैं, बेस 10 पे, 10 के बेस पे ले लेते हैं, तो उसे आप पीएच वैल्यू कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लूं कि अगर मुझे HCl दिया है और HCl की जो सांद्रता दी है, जो उसकी कंसंट्रेशन दी है, वो मुझे 10⁻⁻1 मोलर दी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, ये आपका प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो ये पूरा का पूरा विघटित हो जाएगा, पूरा का पूरा विघटित होगा, यानी कि इसमें आपके पास में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता होगी वो आपके पास में 10⁻⁻1 मोलर होगी। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे रख दूं तो मेरे पास में -log10, 10 बेस है तो आपको वो सबस्क्रिप्ट में यानी कि नीचे की तरफ लिखना है log 10, और ये मेरे पास में आएगा 10⁻⁻1, -1 को मैं आगे ले आई मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरे पास में आएगा -1, और log 10 की वैल्यू आपके पास में 0 होती है, सॉरी log 10 की वैल्यू आपके पास में 1 होती है। तो जब 1 और -1 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास में पीएच वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि किसी भी एसिड और बेस की सांद्रता को पता करने के लिए आप जिस स्केल का यूज करते हैं उसे आप पीएच, एसिड के लिए नॉर्मली पीएच है, अभी हम बेस पे भी आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो जब आप वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है उसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो वाला जो आपका अम्ल है वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन है ये उतनी ही ज्यादा आपकी होती चली जाएगी। तो जो आपके पास में पीएच स्केल आता है, पीएच स्केल की वैल्यू आपके पास में 0 से लेके 14 तक होती है। तो जब भी आप पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच आपके पास में 0 से 14 तक होता है। अब अगर आपका पीएच 7 है, यानी कि अगर आपके पास में पीएच वैल्यू 7 है तो आपके पास में जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि वो उदासीन होगा। ठीक है, जैसे कि जो हम घरों में पानी पीते हैं वो अधिकतर न्यूट्रल होता है, उसमें जो आपके पास में पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 के आसपास होती है। बट अगर आपकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी, यानी कि अगर आपकी पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी, पीएच वैल्यू कम होने का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता आपकी जितनी ज्यादा होगी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। दोबारा बोल देती हूं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी ज्यादा होगी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। याद रहेगा, पीएच हाइड्रोजन आयन, पीएच ज्यादा हाइड्रोजन आयन कम, तो ये वाला स्टेप ध्यान कर लेना, पीएच ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम, पीएच कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। अब याद कर लेना ऐसे करके, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो पीएच अगर आपका ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, और अगर आपका पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्यादा है तो आपका एसिड प्रबल है। अब ये देखो यहाँ पे जो आपके पास में पीएच वैल्यू आ रही है ये 654 आ रही है, पीएच वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब ये आपका वीक एसिड है, ये आपका दुर्बल अम्ल है। पर अगर आपकी पीएच वैल्यू कम होगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उस केस में आपके पास में जो एसिड होगा वो आपका प्रबल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं SA लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर मैं दुर्बल अम्ल को WA लिख दूं तो वीक एसिड हो गया। ऐसे ही अगर आप अम्ल की बात करते हैं, एल्केलाइन आपके हमेशा वो सब्सटेंस होते हैं, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उसे आप एल्केलाइन या फिर क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो अधिकतर सारे जो बेस हैं वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके बेस होंगे वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उन्हें फिर हम एल्केलाइन नहीं बोलेंगे, पर हैं वो बेस। तो यहां पे आपके पास में अगर आपके क्षार की पीएच वैल्यू कम है
तो वो वीक बेस है, और पीएच वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि यहां पे जितने भी आपके बेस आएंगे वो वीक बेस आएंगे, दुर्बल क्षार आएंगे, और ये वाले आपके जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे, यानी कि प्रबल क्षार आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पीएच वैल्यू कम या ज्यादा से आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। जैसे HCl है, HCl आपका प्रबल अम्ल है, एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है। जैसे कि HCl की जो आपके पास में पीएच वैल्यू आती है 1, 0 इस तरीके से हो सकती है, बट एसिटिक एसिड की जो आपके पास में पीएच वैल्यू आएगी वो 4.5 के आसपास होती है इस तरीके से, तो वो वीक एसिड है। 4.5 या फिर आप 5 के आसपास होती है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपके पास में कौन सा एसिड या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और या वीक है। अब आता है आपके पास में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच को हम इतनी डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि खाना खाया और बहुत अगर ऑयली खाना खा लिया और वो ऑयली खाना खा के आप सो गए, मुझे तो अधिकतर होता है कि दोपहर में खाना खाया और खाना खाते अगर सो गए तो एसिडिटी हो जाती है, जलन होने लगती है पेट में, चेस्ट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाइजीन लेते हैं। आप क्या लेते हो, डाइजीन, या फिर आप बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है, जो हमारा पेट है, उसका जो पहला मीडियम होता है, जो उसका पहला पार्ट होता है वो अम्लीय होता है। वहां पे आपका एसिड रिलीज होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl रिलीज होता है। तो अगर आप खाना खाते ही सो गए तो वो एसिड की वजह से एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइजीन लेते हैं। डाइजीन क्या है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सॉल्यूशन ऑफ बेस है, आपके क्षार का सॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया, हमारे पेट में एसिडिटी हो रही थी, हमने ऊपर से क्षार पी लिया, कौन सी रिएक्शन हो गई, उदासीनीकरण रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो एक तो ये यूज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं पीपीटी में क्या दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए कई बार क्या होता है, सॉइल की हम एसिडिटी चेक करते हैं कि जो जहां पे हम फसलें उगा रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से उसकी जो पीएच वैल्यू है वो ठीक है या नहीं है। तो हम उसकी अम्लता चेक करते हैं। अगर बाई चांस अगर जो हमारी सॉइल है, जो भूमि है, जो मिट्टी है, अगर वो अम्लीय है तो उसकी अम्लता को खत्म करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, चूने का पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, या फिर चूना डाल देते हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं, आप चूना भी डाल सकते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आप उसको उदासीनीकरण कर सकते हैं। तो हुआ क्या, अगर सॉइल अम्लीय है तो उसकी अम्लता, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी पीएच वैल्यू चेक कर ली। उसकी पीएच वैल्यू चेक करके फिर हमारे पास में पीएच पेपर आते हैं जिससे हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि कितनी पीएच वैल्यू। अगर आपकी जो सॉइल है या जो धरती है या जो भूमि है वो ज्यादा अम्लीय है तो उसको न्यूट्रलाइज, उसको उदासीनीकरण करने के लिए उस अम्ल में हम क्षार डाल देते हैं। और हम क्षार कौन सा डालते हैं, हम डालते हैं या तो आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं, या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हैं, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, ये भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू इंप्रूव कर जाएगी और अब आप उसे फसलें उगाने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास में आ गया पहला यूज। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ एसिड लिए हैं जो आपकी डेली लाइफ में पता होने चाहिए, कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विनेगर, सिरका, विनेगर, सिरका। सिरका आपका क्या है, एसिटिक एसिड। इस अम्ल का नाम क्या है, सिरके में आपके पास में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला भी लिख लो, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला आपके पास में CH3COOH। अगर आपको इसका केमिकल नेम लिखना है तो केमिकल नेम आपके पास में आता है इथेनोइक एसिड, यानी कि हिंदी में अगर हम लिखेंगे इथेनोइक अम्ल, ये आपके पास में है इथेनोइक अम्ल। इसके बाद में संतरा, जो आप ऑरेंजेस लेते हैं उसमें आपके पास में सिट्रिक एसिड होते हैं। इमली, इमली जो आप खाते हैं बहुत खट्टी लगती है ना, इसमें आप में टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटर में आपके पास में ऑक्सैलिक एसिड होता है। खट्टा दूध या दही की अगर आप बात करें वहां पे आपके पास में लैक्टिक एसिड होता है। नींबू में आपके पास में सिट्रिक एसिड होता है। चींटी, कई बार क्या होता है ना, चींटी ने काट लिया और बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है, तो सबसे अच्छा क्या है, चूना लगा लो उस पे या फिर बेकिंग सोडा लगा लो। रीजन क्या है, जब भी चींटी काटती है तो चींटी के जो डंक में है मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपके पास में COOH है, ठीक है। इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसे मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, यही आपका है फॉर्मिक
या फिर फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके चींटी के डंक में होता है, यानी कि चींटी ने जब डंक मारा तो आपकी स्किन में एसिड, फॉर्मिक एसिड डाल दिया। अब उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उस पे बेकिंग सोडा डाल दो तो वो आपका ठीक हो जाएगा। नेटल का जो डंक होता है, जो पौधा होता है, उसमें जो डंक निकलता है उसमें भी आपके पास में मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है जी बच्चा। इसके बाद में आता है लवण। अब मैंने बोला था ना लवण, सॉल्ट, अब आप तो नमक याद करके बैठे हो, नमक को लवण बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। लवण आपके पास में होते हैं जिसमें आपके पास में कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे आप लवण कहते हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पहला केमिकल कंपाउंड जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब कास्टिक सोडा को आप बनाते कैसे कैसे हैं और इसको आप यूज कैसे कैसे करते हैं। तो कास्टिक सोडा के लिए हम ये जो मैंने यहाँ पे सेल लिया है, इस तरीके के सेल का यूज करते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर नहीं हो रही है तो मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर रही हूं। तो ये आपके पास में सेल होता है इस तरीके का, ये यहां पे, और इसमें हम जलीय विलयन ऑफ NaCl लेते हैं जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, यानी कि आपके पास में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसे हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन, जलीय विलयन NaCl का। जब आप NaCl का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, तो आपके पास में रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन कैसे कैसे होती हैं? जब आप NaCl प्लस H2O लेंगे और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे तो हमारे पास में यहां पे बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस यहां पे आपके पास में H2 गैस लिबरेट होती है। ठीक है, इसे आप बैलेंस कर दो, NaOH 2 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। यानी कि जब भी आप ये रिएक्शन करा रहे हैं तो इस रिएक्शन में आपके पास में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, कास्टिक सोडा जिसे हम यूज कर लेंगे, इसे हम यहां से निकाल लेंगे, यहां से आप NaOH निकाल लेंगे, यानी कि यहां से आपके पास में कास्टिक सोडा आ जाएगा। अब इस कास्टिक सोडा को हम कहां कहां पे यूज करेंगे, अभी हम उसकी बात करेंगे। इधर से हमारे पास में एनोड की तरफ से, ये हमारे पास में है एनोड, एनोड की तरफ से हमारे पास में एनोड की तरफ से हमारे पास में क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड की तरफ से हमारे पास में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसमें से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सबको हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कास्टिक सोडा ले लें तो कास्टिक सोडा का यूज हम कहां करते हैं? डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल पे से ग्रीस को हटाने के लिए, सोप बनाने के लिए। तो यहां पे हम इसका यूज करते हैं साबुन, सोप इंडस्ट्री में, पेपर यानी कि कागज इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में और डी ग्रीसिंग करने में, मेटल के ऊपर से ग्रीस को हटाने के लिए। ऐसे ही जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस बनती है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? फ्यूल्स में करते हैं, फ्यूल के लिए यूज करते हैं, अमोनिया बनाने में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद में क्लोरीन का जो हम यूज करते हैं, इससे हम पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट हम जिसे बोलते हैं। स्विमिंग पूल्स में हम क्लोरीन डालते हैं ताकि उसको डिसइंफेक्टेंट कर सके। उसके बाद में पेस्टिसाइड बनाने में, PVC बनाने में, इन सारी चीजों में हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास में NaOH का यूज भी आ गया, क्लोरीन का यूज भी आ गया, हाइड्रोजन का यूज भी आ गया। तो इसे हम हिंदी में कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में KOH है तो उसे कास्टिक पोटाश बोलते हैं। ये आपके पास में NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं। और अगर आप KOH लिखेंगे, ये मैं अलग पेज यहां लिख देती हूं कहीं, KOH को आप कास्टिक पोटाश बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया, पहला लवण यानी कि पहला सॉल्ट हो गया जो कि आपके इस चैप्टर का है। और इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका,
ये आपका एनोड हो जाता है, ये आपका कैथोड हो जाता है, तो यहां से फिर आप जो भी गैस बनती है उसे आप कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। इसके बाद में आता है दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण कलर हटाने के लिए, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच नाम से ही पता चल रहा है ना, ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं, कलर को हटाने के लिए। रिएक्शन कैसे है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, यानी कि अगर आप बुझा हुआ चूना ले लें और उसमें क्लोरीन गैस को पास आउट कराएं, तो आपके पास में विरंजन चूर्ण CaOCl होल ट्वाइस, इसे आप विरंजन चूर्ण बोलते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। CaOCl होल ट्वाइस, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और H2O बनता है। अब ये जो आपके पास में ब्लीचिंग पाउडर है, इसको आप कहां कहां यूज करते हैं, इसको आप कपड़ों का कलर हटाने के लिए, कागज की इंडस्ट्री में, जैसे कागज आपका व्हाइट पेपर आता है, तो जब वो बनता है तो हल्का हल्का सा येलो से कलर का होता है, पीले से रंग का होता है या फिर और कलर का होता है, तो फिर उसको बिल्कुल ब्लीच करके उसको व्हाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन चूर्ण का यूज करते हैं। इसके बाद में ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ये दूसरे तत्वों को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी यूज होता है। क्लींस ड्रिंकिंग वाटर बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, तो कई बार ब्लीचिंग पाउडर डाल के हम पानी को डिसइंफेक्टेंट भी करते हैं, उसमें जो भी हर छोटे मोटे कीटाणु होते हैं उसे खत्म करने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पास में 1 नंबर का केवल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये सारे आपको याद करने। इसके बाद में आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने डेली लाइफ में बहुत देखा होगा, आप घर में केक बनाते हैं, बेकिंग पाउडर भी यूज करते हैं, बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं। मैं नॉर्मली बेकिंग सोडा यूज कर लेती हूँ। कई बार बेकिंग सोडा क्या होता है, बहुत अच्छा होता है कि अगर आपने किचन विचन साफ करनी है तो बेकिंग सोडा का पानी बना के रख लो, वैसे भी बहुत अच्छा है बेकिंग सोडा। अब खैर मैं उसके यूजेस सारे बताने लगूंगी तो बहुत पूरी क्लास निकल जाएगी, पर बेकिंग सोडा आप बनाते कैसे हैं। बेकिंग सोडा आपके पास में होता है NaCl की रिएक्शन, अगर आप H2O CO2 और उसमें अमोनिया पास कराते हैं तो आपको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 H2O plus CO2 बनेगा, और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही आप बेकिंग सोडा बोलते हैं। यानी कि टू मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इज कंबाइंड विद द माइट, यानी कि ये तो आपके पास में NaHCO3 हो गया, ये आपका बेकिंग सोडा हो गया। अब बेकिंग सोडा यूज कैसे होता है, अगर आपको ब्रेड बनानी है या केक बनाना है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। या जैसे आपको छोले भटूरे बनाने हैं, भटूरे में बेकिंग सोडा डाल दिया। अब क्या होगा, जब भटूरे को आप तलोगे तो उसे हीट मिलेगी, हीट मिलने से क्या होगा, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट में बदलेगा, H2O और CO2 बनेगी। तो ये जो CO2 गैस है, उस CO2 गैस की वजह से, उस CO2 गैस के निकलने की वजह से जो आपकी खाना है वो स्पंजी हो जाएगा। जैसे भटूरे आपके स्पंजी हो जाते हैं, ब्रेड होती है, केक होते हैं, वो आपके उसमें स्पॉन्ज नेचर आ जाता है। ठीक है, तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जब से कि आपके केक वगैरह बनाने के लिए हम उसमें और भी कंपाउंड यूज करते हैं, तो उससे फिर आप बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा फर्क है। बेकिंग सोडा क्या मतलब है, सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल प्लेन है, प्लेन सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है। पर अगर आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड या फिर कोई भी माइल्ड एसिड मिला देते हैं तो उसे हम बेकिंग सोडा ना बोल के उसे हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है। तो बेसिकली अगर बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा है उसमें हल्का सा कोई जो आप एडिबल एसिड होता है जिसे आप खा सकते हैं वो अम्ल डाल देते हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड डाल दिया, तो ये आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग सोडा एसिड की प्रेजेंस में जो भी आपने एसिड डाला, CO2 और H2O सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। तो बात वही है, बस थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लफी चाहिए तो आप बेकिंग पाउडर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन एंटासिड्स टू ईज स्टमक एसिड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कई बार क्या होता है, हमने बहुत ऑयली खाना खा लिया और खाना खा के सो गए, दोपहर के टाइम में अधिकतर, जैसे कि पूड़ी वूड़ी खा ली या फिर और बहुत ज्यादा खा लिया या ज्यादा खाना खा लिया, खा के सो गए, तो एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होने लगती है। तो एक्चुअल में क्या है, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को
उदासीनीकरण करने के लिए, उदासीन करने के लिए हमें क्या कर लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है। तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। तो आपने इनो लिया होगा, डाइजीन ली होगी, तो अगर आप उसको देखोगे, उसमें पढ़ोगे, तो वहां पे मेनली आपके पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। तो वो आपका एंटा एसिड, पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्षारीय होता है। तो जो पेट में अम्लीय नेचर होता है वो उसे खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, जो कपड़े धोने के लिए यूज होता है। तो वॉशिंग सोडा आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट को अगर आप वाटर के साथ ज्वाइंट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ये जो H2O है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म से मतलब आपको कई अधिकतर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 10H2O दिया है ये पानी मिला हुआ है उसमें। असल में ये जो H2O है ये क्रिस्टल की फॉर्म में है, वो उसमें क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को ही आप वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। कांच बनाने में, साबुन, कागज उद्योग में यहाँ पे इसका यूज होता है। यूजेस सबके कर लेना, एक एक लाइन में करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे यौगिक बनाने में यूज होता है और घरेलू सफाई की मदद करता है और पानी को स्थायी कठोरता दूर करता है। जैसे कि जब पानी हार्ड वाटर क्या होता है, जब पानी साबुन के साथ में झाग नहीं देता तो उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। तो अगर उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम उसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं तो वो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस को या परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया वॉशिंग सोडा। इसके बाद में आता है आपके पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 प्लस हाफ H2O। ये आपके पास में क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। CaSO4 कॉपर सल्फेट का हाफ H2O होगा तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। अगर आप इसमें पानी डाल दोगे तो वो जिप्सम बना देगा। जिप्सम आपका कैल्शियम सल्फेट 2H2O, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो ये आपका जिप्सम का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास में जिप्सम है। या फिर अगर आप जिप्सम को गर्म कर देंगे, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप पानी डाल दो तो जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम को अगर आप हीट कर दोगे तो कॉपर सल्फेट प्लस हाफ H2O, यानी कि ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। पेरिस के एक पर्टिकुलर गांव से इसका बना था, तो इसे आप वहां से ज्यादा मिलता तो उसी के नाम पे उसका नाम दे दिया गया। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो अभी तक आपने सारे सॉल्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाद में अब आपके पास में आता है, कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर करते हुए चलना है। देखिए, तो स्टार्टिंग से अगर मैं एक बार रिवीजन लूं तो रिवीजन में आपके पास में सबसे पहले हमने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। एसिड क्या होते हैं, फिर हमने डिफाइन किया बेस क्या होते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे एसिड की अम्ल की रिएक्शन करी, अम्ल और क्षार की रिएक्शन करी, अम्ल और क्षार की रिएक्शन धातुओं के साथ में करी। फिर उसके बाइकार्बोनेट्स के और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करी। उसके बाद में अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण रिएक्शन करी, इसमें आपकी हीट निकलती है। इसके बाद में आपके पास में यहाँ पे अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं और क्षार में OH आयन होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करी। अम्ल और क्षार की उसकी दुर्बलता और प्रबलता पता करने के लिए या स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस पता करने के लिए हमारे पास में जो स्केल होता है उस स्केल को हम pH स्केल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने pH की बात करी। pH जितना कम होगा आपका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, हमने इसकी बात करी। हमारी डेली लाइफ में pH का कहाँ कहाँ यूज है कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आप उसमें बेस डाल देते हैं, उसके लिए आप चूने का पानी डाल सकते हैं। कुछ कॉमन एसिड के हमने यहाँ पे नाम लिए। इसके बाद में आपके पास में सॉल्ट को हमने कौन कौन से सॉल्ट जो आपके सिलेबस में उसको डिस्कस किया, जैसे ये कास्टिक सोडा आपके पास में आ गया, तो यहाँ पे हमने कास्टिक सोडा बनाया। इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर की बात करी है, फिर हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा की बात करी है। इसके बाद में हमारे पास में वॉशिंग सोडा आ गया। वॉशिंग सोडा के बाद में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस कर लिया। तो ये आपके चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट हो गया। इसे ढंग से रिवाइज कर लो, ढंग से अच्छे से शॉर्ट नोट बना लो और लर्न कर लो। फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, अगर आपको इस वीडियो से हल्की सी भी आपको लगता है कि आपको हेल्प हुई है या फिर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की और वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने बोला कि हम PYQ भी कराएंगे, हम आपके मैराथन्स भी कराएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी सब लेके आएंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने ज्यादा से ज्यादा व्यूअर इसे देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चा, तब तक पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। अभी आपके पास में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। आपके पास में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके बच्चा, चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।